वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक टर्म्स को जाना था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के क्लासिफिकेशन को आज हम जानेंगे कि किस किस आधार पे कैसे कैसे कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, हम कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा बेसिस क्या होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन को? हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इस बेसिस पे, नेचर या एलिमेंट के आधार पे, फंक्शंस के आधार पे, वेरिएबिलिटी और बिहेवियर के आधार पे, कंट्रोलेबिलिटी के आधार पे, नॉर्मेबिलिटी के आधार पे, कॉस्ट एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के आधार पे। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला based on nature oblique element। एलिमेंट। तो हम सबसे पहला सीखेंगे कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, एलिमेंट के आधार पे या तो जब हम नेचर या एलिमेंट के आधार पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो बेसिकली उसका तीन पार्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। मतलब एक्सपेंस बोले तो मटेरियल का कॉस्ट भी एक्सपेंस है, लेबर का कॉस्ट भी एक्सपेंस है। तो ये अदर एक्सपेंस का मतलब मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो दूसरा भी एक्सपेंस है उसको अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका दो पार्ट होगा, इन सबका दो पार्ट होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, जब हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं नेचर या एलिमेंट के आधार पे, तो
तो उसका तीन पार्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंस। और ये जो तीनों पार्ट है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस का, इन तीनों का दो दो पार्ट होगा, सब पार्ट होगा। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, अदर एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। और ये जो तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो तीनों एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हम इसी को कहते हैं ओवरहेड। जब हम जो हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर सेकंड मटेरियल, फिर लेबर और उसके बाद से ओवरहेड है, तो जब हम मटेरियल के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम केवल और केवल डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जो लेबर के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो केवल और केवल डायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ेंगे। और जो ओवरहेड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ओवरहेड तीनों का मिक्स होगा। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, तो ये सब मिला के हो जाता है ओवरहेड। चलिए अब हम यहाँ समझेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में अंतर क्या है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में अंतर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर क्या है। सबको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। मटेरियल को समझते हैं सबसे पहले। मान के चलिए ये एक वुडन टेबल है, चित्र तो बनाना आता नहीं सही से, मान लीजिए वुडन टेबल। तो जब हम वुडन टेबल को बनाया गया होगा तो इसमें क्या क्या लगा होगा, मटेरियल के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं अभी। ठीक है। जब वुडन टेबल को बताया गया होगा तो इसमें मटेरियल क्या क्या लगा होगा, वुड लगा होगा, लकड़ी लगा होगा, दूसरा उसके बाद से कील लगा होगा, कील वो क्या बोलते हैं, कील लगा होगा, कील लगा होगा, और भी कुछ मटेरियल्स लगे होंगे। साथ में जब लकड़ी को काटने के लिए कटर मशीन लगा होगा, कटर मशीन हो या वो छोटे मशीन के फॉर्म में भी आते हैं, वो आरी मशीन वगैरह, वो लगा होगा। फिर हैमर लगा होगा, हथौड़ा, थोड़ा का जरूरत पड़ा होगा। फिर जो मिस्त्री है उसके लिए ग्लोव्स का भी जरूरत पड़ा होगा। ये पांचों जो है, जब हम वुडन टेबल बनाएंगे, कोई भी मिस्त्री या कहीं भी वुडन टेबल जब बनेगा, तो कोई भी मिस्त्री जब बनाएगा तो उसके लिए हमें मेन तो, जब लकड़ी का टेबल बनाया तो लकड़ी लगेगा, कील लगेगा, अच्छा इस लकड़ी को काटने के लिए कटर मशीन लगेगा, कील को ठोकने के लिए हमें हैमर का जरूरत पड़ेगा, और मिस्त्री जो है, जो कारपेंटर है, उसको ग्लव्स की जरूरत होगी जो हाथ में पहनेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है वैसी मटेरियल जो 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 हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें प्रेजेंट हो और उसको आसानी से ट्रेस कर सके, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो क्या है, यहां जब हम वुडन टेबल बना रहे हैं तो इसमें क्या आसानी से ट्रेस कर सकते हैं? जब हम वुडन टेबल बनाएंगे तो इसमें लकड़ी रहेगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल के एस्पेक्ट से हम देखते हैं। पहले डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल को बात समझते चलिए। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है वैसी मटेरियल जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें प्रेजेंट है और उसको आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल वैसी मटेरियल है जो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका वो पार्ट नहीं होता। ठीक है। तो अब हम इसको एग्जांपल समझ रहे हैं। जब ये वुडन टेबल है, जब वुडन टेबल ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसमें ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहेगा और आसानी से उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली ट्रेस कर सकते हैं, इजिली ट्रेस कर सकते हैं। तो जब वुडन टेबल में क्या प्रेजेंट होगा? लकड़ी, लकड़ी इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वुडन टेबल उसमें रहेगा। फिर ये कील, ये भी रहेगा। तो जो ये वुड हो गया और ये जो कील हो गया, ये दोनों क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल।
कटर मशीन है, जो हैमर है और जो ग्लोव्स है, ये जो तीनों चीज है, जो वुडन टेबल हम बनाएंगे तो उसमें कटर मशीन तो रहेगा नहीं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में वो रहा नहीं। ठीक है, हैमर को यूज किए प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में रहा है क्या, प्रेजेंट है क्या, वुडन टेबल में है क्या, नहीं है। वैसे ही ग्लोव्स मिस्त्री यूज किया काम करने के लिए, उसमें मटेरियल है वो, लेकिन जो वुडन टेबल में है वैसा कुछ ग्लोव्स है क्या प्रेजेंट, नहीं है। तो जो ये मटेरियल, ऐसी मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट ना हो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो उस हिसाब से हमारा जो ये कटर मशीन है, हैमर है और ग्लोव्स है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए, हमने समझ लिया डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, वैसी मटेरियल जो हमारा प्रोडक्ट, जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और इकोनॉमिकली और इजिली ट्रेसेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे, और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो फाइनल प्रोडक्ट तो बनाने में उसको यूज तो किया गया है, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो उसको हम लोग एक एग्जांपल लिए, वुडन टेबल लिए, तो वुडन टेबल बनाने के लिए हमको क्या क्या लगा, लकड़ी लगा, कील लगा, हथौड़ा लगा, कटर मशीन लगा, ग्लोव्स लगा। तो ये जो लकड़ी है, वुड है, और जो कील है, ये फाइनल प्रोडक्ट जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट रहेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, वुड और कील। लेकिन जो ये हथौड़ा हो गया, हैमर हो गया, कटर मशीन हो गया और ग्लव्स हो गया, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन टेबल बनाने में इसकी जरूरत तो है। लकड़ी काटने के लिए कटर मशीन जरूरत है, उसका कील को फिक्स करने के लिए हमको हथौड़े की जरूरत है, मिस्त्री के लिए ग्लव्स की जरूरत है। तो ये मटेरियल तो है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है ये तीनों, इसलिए ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए, अब हम लेबर को समझते हैं। अब हम समझेंगे लेबर के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में अंतर क्या है। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर का मतलब है जो कोई, ये जो ऐसी लेबर जो किसी पार्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए होली यूज किया गया है। होली मतलब समझिए, मतलब वैसी लेबर जिसको पूरा का पूरा एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने या परफॉर्म करने में यूज किया गया है। मतलब कोई प्रोडक्ट है एक्स, इसको बनाने के लिए वैसी लेबर, डायरेक्ट लेबर मतलब वैसी लेबर है जो पूरा का पूरा लेबर इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर का मतलब हो गया जो केवल इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा, मतलब उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में ही केवल उसका योगदान नहीं है और भी योगदान हो सकता है, जैसे कि मेंटेनेंस लेबर। चलिए, इसको एक एग्जांपल समझते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं यहां। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए आप कि जो हम अभी एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्टिंग का, उसके लिए मान लीजिए एक कैमरामैन को हमने रखा है जो कैमरे को ऑपरेट कर रहा है और इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो कैमरामैन है वो कैसा लेबर होगा। अब कैमरामैन जो है सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। तो अभी हमने क्या बोला, दो एग्जांपल लेते हैं यहां, पहला और दूसरा। कैमरामैन जो है वो केवल और केवल इस क्लास को, कॉस्टिंग क्लास के लिए है। दूसरे केस में जो ये कैमरामैन है वो कॉस्टिंग के क्लास को भी, अकाउंट्स के क्लास को भी और अदर क्लासेस को भी रिकॉर्ड करता है। तो पहला केस, हम यहां दो केस लिए। पहला, माना कि ये जो कैमरामैन है हमारे सामने, मान के चलिए कैमरामैन है जो इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है।
तो पहला सिचुएशन लेते हैं कि कैमरामैन जो है वो केवल और केवल हमारी ये कॉस्टिंग का लेक्चर जो है वो वही इतना देर तक, ये बस जितना देर हम कॉस्टिंग का लेक्चर को पढ़ा रहे होंगे वो उतना ही काम करेगा, बस उतना ही रिकॉर्ड करेगा। उसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करेगा, दूसरा कोई क्लास में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो वैसे केस में ये जब हम कॉस्टिंग के लेक्चर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये कैमरामैन अगर केवल और केवल हम ये कॉस्टिंग के क्लास के लिए रखे हैं और कॉस्टिंग के क्लास के लिए ही वो काम करता है, रिकॉर्ड करता है, तो उस केस में जो ये कैमरामैन है वो डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। ठीक है। और वही कैमरामैन अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं कॉस्टिंग तो वो कॉस्टिंग का भी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा है, और कोई दूसरा बंदा आया, कोई दूसरा पेपर पढ़ाएगा यही, तो उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो उस सिचुएशन में जो ये कैमरामैन है वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। चलिए, ये एक एग्जांपल का दो सिनारियों को लेकर हमने देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पिज्जा का प्रोडक्शन होता है, पिज्जा का प्रोडक्शन होता है। ठीक, या कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए एक्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो ये लेबर है जो केवल और केवल पिज्जा के प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लेबर को यूज कर रहे हैं पिज्जा को प्रोड्यूस करने के लिए, ये लेबर हो जाएंगे डायरेक्ट लेबर। और दूसरे केस में जिसे मान लीजिए मेंटेनेंस स्टाफ है, फैक्ट्री का मेंटेनेंस स्टाफ है, तो जो मेंटेनेंस स्टाफ है ये हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। मतलब समझे आप? मतलब ये है कि वैसी लेबर जिसको हम पूरी यूज कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। और वैसी लेबर जिसको हम केवल एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है। तो हमने लेबर को समझ लिया, अब हमको समझना है एक्सपेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझेंगे। चलिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीन हेड क्यों यहां बनाया गया है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल की बात करते हैं, वो भी खर्चा है तो एक्सपेंस तो है भाई। लेबर वो भी खर्चा है तो एक्सपेंस तो है। और ये अदर एक्सपेंस, एक्सपेंस यहां बोलने का मतलब है अदर एक्सपेंस। तो मतलब ये ऐसी एक्सपेंस है जो मटेरियल का खर्चा नहीं है, लेबर का खर्चा नहीं है। मटेरियल और लेबर के अलावा कोई भी दूसरा खर्चे को हम यहाँ अदर एक्सपेंस या एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे। चलिए, हमने एक्सपेंस को यहाँ दो पार्ट में बांट रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर क्या है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डायरेक्ट का मतलब यहां भी देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? वैसे खर्चे जो मटेरियल और लेबर के खर्चे नहीं है, लेकिन वो खर्चा केवल और केवल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए किया गया है, तो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वैसी खर्चा जो मटेरियल लेबर का खर्चा नहीं है और केवल किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ही नहीं किया गया है, वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए नहीं किया गया है, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं इस स्टूडियो में, मान लीजिए एक स्टूडियो है और इस स्टूडियो को हम केवल कॉस्टिंग के लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए रखे हैं। ठीक है। तो जो ये रेंट पे करेंगे और कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से जब हम देखेंगे तो वो रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि मटेरियल का एक्सपेंस तो होगा नहीं, लेबर का एक्सपेंस तो है नहीं रेंट, तो ये अदर एक्सपेंस तो है। अब हमें समझना है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो ये रेंट, मान लीजिए एक स्टूडियो है और हम रेंट पेड करते हैं और यहाँ केवल हम ही पढ़ाते हैं और कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, बात खत्म। तो जो ये रेंट है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि पार्टिकुलर सर्विस के लिए हम ले रहे हैं। क्या कि हम कॉस्टिंग क्या केवल यहाँ लेक्चर कराते हैं, हम ही कराते हैं, बात खत्म। तो वैसे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन
यही रेंट, यही स्टूडियो है मान लीजिए, और जो रेंट पे कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, और उसमें हम भी पढ़ाते हैं, कोई और भी बंदा पढ़ाता है, कोई तीसरा बंदा भी पढ़ाता है, और हम लोग अलग अलग पेपर्स को पढ़ाते हैं, तो यहाँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो अलग अलग हो गया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी चीज जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड हो। तो अगर हम केवल यहाँ कॉस्टिंग पढ़ा रहे होते तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक ही रहता हमारा, और उसके लिए हम केवल रेंट पे कर रहे होते तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और अगर यहाँ एक से ज्यादा क्लासेस चल रहे हैं तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो गई, तो ये रेंट केवल एक पर्पज के लिए नहीं है, मतलब केवल एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ, एक से ज्यादा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, तो उस केस में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए, तो हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन को जान लिया नेचर और एलिमेंट के आधार पे। अब हम दूसरा फंक्शंस के आधार पे जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन को सीखेंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन फंक्शंस के आधार पे, ठीक है। जब हम फंक्शंस के आधार पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को करते हैं तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसमें हम जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तब ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है, इसमें जब हम एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे ओवरहेड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तब ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए, पहले एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि जब हम फंक्शंस के आधार पर कॉस्ट के क्लासिफिकेशन को करते हैं तो उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं उसको लेते हैं पहले, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट। जब उसमें हम लोग प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तब आएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। जब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे तब आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब फाइनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड कर देंगे तब हमारा फाइनल आएगा कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, XYZ कुछ भी मान लीजिए। तो क्या है कि पहले हम फैक्ट्री के अंदर के खर्चे को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तब इसमें पहले ले लिया मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, फिर डायरेक्ट लेबर ले लिया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। ये जब तीनों खर्चे हम लोग जोड़ लेंगे फैक्ट्री के अंदर का तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जब ये तो हो गया डायरेक्ट खर्चे। अब यहाँ के जो जितने भी, अब फैक्ट्री का ओवरहेड ले लीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब समझे। जब भी हम ओवरहेड की बात करते हैं तो यहां जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीज को मिला के हम लोग ओवरहेड करते हैं, जो हमने पहले भी समझा था। तो ये जो फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम इसमें ऐड कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो अब हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री के अंदर का कॉस्ट तो हमारा आ गया, लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो फैक्ट्री के बाहर का भी तो कॉस्ट रहेगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो रहेगा, ऑफिस का कॉस्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो रहेगा। तो जब हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को, ओवरहेड को जब चार्ज कर देंगे उस पे, अपॉर्शन कर देंगे उस पे, तो अब हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, प्रोडक्ट जितने बनाया उसका कॉस्ट हमारा आ गया। उसके बाद भी कुछ खर्चे होते हैं, बेचने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो जब हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी उस पे जब ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन करेंगे बिहेवियर या वेरिएबिलिटी के आधार पे। तो इसका बेसिकली तीन पार्ट है, क्या है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलिए, इसमें तीन पार्ट है हमारा। जब हम लोग वेरिएबिलिटी या बिहेवियर के आधार पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें हमारा तीन कॉस्ट आता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो लेवल ऑफ आउटपुट से चेंज ना हो, मतलब हमारा प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टाइम पे फर्क पड़ता है, टाइम के हिसाब से वो बदल सकता है, मतलब टाइम के रेफरेंस में बोले तो वो चेंज होता है, लेकिन इसके प्रोडक्शन वॉल्यूम, लेवल ऑफ एक्टिविटी के एस्पेक्ट से देखें, मतलब पर्सपेक्टिव से देखें तो वो चेंज नहीं होता, मतलब ये चेंज नहीं होता। वैसे खर्चे, वैसे कॉस्ट, जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब क्वांटिटी के प्रोडक्शन जो है उससे ये चेंज नहीं होता, या लेवल ऑफ एक्टिविटी से ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है फॉर ए टाइम पीरियड। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, ये चेंज होता है, चेंज होता है ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ। वैसे खर्चे जो लेवल ऑफ एक्टिविटी या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से चेंज होता है, मतलब ये खर्चे हैं कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो ये ऐसी खर्चे हैं जैसे मान लीजिए अगर प्रोडक्शन आप 5000 क्वांटिटी करो तो भी, 10,000 क्वांटिटी करो तो भी ये चेंज नहीं होता है, एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। और ये वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ घटता बढ़ता है। ठीक है, मतलब अगर फैक्ट्री है तो ये ऐसा कॉस्ट जो मान के चलिए
वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि ये ऐसा खर्चा है कि जो अगर आप आउटपुट बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, आउटपुट घटाइएगा तो घटेगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एटसेट्रा। इसका एग्जांपल ले लें तो ये हो जाएगा आपका रेंट, फैक्ट्री रेंट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो मतलब प्रोडक्शन के आधार पे चेंज हो। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करें मतलब आउटपुट के आधार पे चेंज हो, आउटपुट के साथ चलेगा। अगर आउटपुट बढ़ा तो ये खर्चा बढ़ेगा, आउटपुट घटा तो ये खर्चा घटेगा। जैसे अगर आउटपुट बढ़ाइएगा तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का खर्चा भी बढ़ेगा। कुछ ही प्रोड्यूस करिए तो उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्ट मटेरियल होगा ही होगा, तो उस केस में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा। कम करिएगा तो कम लगेगा। वैसे ही लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो ये हो गया अपना वेरिएबल कॉस्ट। यहां है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ये एक ऐसा खर्चा है कि एक लेवल ऑफ आउटपुट, एक वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या एक लेवल ऑफ एक्टिविटी तक तो फिक्स रहेगा, उसके बाद से वो वेरिएबल हो जाएगा। और ये जो खर्चा है इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी होते हैं और कुछ वेरिएबल भी कॉस्ट भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझिए कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, नहीं। जब भी आप टोटल कॉस्ट की बात करें, आपने पहले फाउंडेशन में जो भी पढ़ा हो, जब भी आप टोटल कॉस्ट की बात करें तो वहां तीन कॉस्ट आएगा, एक फिक्स कॉस्ट आएगा, एक वेरिएबल कॉस्ट आएगा, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा खर्चा है कि जो एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट तक तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसके बाद वेरिएबल हो जाएगा। एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक तो फिक्स रहेगा, उसके बाद से वेरिएबल हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, गैस चार्ज, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का कि मान लीजिए या पोस्टपेड कनेक्शन, पोस्टपेड मोबाइल बिल। तो ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि ऐसे खर्चे हैं कि जो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी या एक लेवल ऑफ आउटपुट तक फिक्स रहते हैं, लेकिन जब भी उसके बियॉन्ड जाता है वो लेवल मतलब एक्टिविटी या आउटपुट, तब उसके बाद से वो वेरिएबल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में क्या होता है कि एक मंथ के लिए सर्टेन अमाउंट फिक्स रहता है कि इतना आपको देना है, चाहे आप कम यूज करो या एक लेवल ऑफ एक्टिविटी। वैसे मान लीजिए जनरली कहीं कहीं क्या फिक्स रहता है, एक सर्टेन मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या करते हैं कि कहते हैं कि आपका मान लीजिए गांव में है तो हर जगह अलग अलग हुआ कि 200 यूनिट तक आप खर्च करें तो आपको 400 या 500 रुपया जो भी है देना है। चलिए, तो उस केस में क्या है, ये 4 या 500 रुपया जो है 400 रुपये मान लीजिए, दो करेंगे तो आपको अलग लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है जनरली कि मान के चलिए कि एक मंथली फिक्स अमाउंट होता है, मान लीजिए 500 रुपया। उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप 200 यूनिट तक यूज करो, अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगह पे, कि 200 यूनिट तक आप यूज करते हैं तो आपको 500 रुपया मंथ देना है। मतलब आप 200 यूज ना भी करें तो आपको 500 देना है, और 200 यूनिट तक करें तो भी 500 रुपया देना है। और क्या कहता है कि जब इसके बियॉन्ड हो जाएगा ना, 201 यूनिट जिसे आपका होने लगा, उसके ऊपर जब आप जाने लगे तो एक पर यूनिट लगा देते हैं वो लोग, मान के चलिए 8 रुपया पर यूनिट। जनरली ऐसे ही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में कि एक फिक्स कर देते हैं अमाउंट कि इतना तो आपको देना है, तो हमारा फिक्स हो गया उसमें। उसके बाद क्या करते हैं कि उस लेवल ऑफ एक्टिविटी से आप आगे बढ़िए तो आपको एक वेरिएबल चार्ज देना होगा। जैसे मान के चलिए कि हम जहां हैं वहां 200 यूनिट तक का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपया है। आप 200 यूज करो, 1 यूनिट यूज करो, आपको 500 देना है। लेकिन जैसे ही 201 यूनिट होगा तो ये 500 तो आपको देना ही है, तो 200 यूनिट के ऊपर जितना भी होगा पर यूनिट आपको 8 रुपया भी देना है। ठीक है, तो उस केस में ये कॉस्ट कैसा कॉस्ट हो गया, ये दोनों मिला दे, दोनों मतलब एक ही साथ है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, तो इसके कॉस्ट को कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वैसे ही होता है गैस चार्जेस में भी, पोस्टपेड का मोबाइल जो बिल होता है वैसे उसमें भी। तो जो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो यहां हम लोग को मेन क्या सीखना है कि ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करें, उसके लिए मेथड्स हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे।